विधवा था क्या वो? चलो, हमारी बात चल रही थी फ्लूइड के लिए, कुछ कॉन्सेप्ट तक हम पहुंचे थे। क्या बात की थी, दिखाना यार। ओके, ठीक है। हम बात कर रहे थे कि ऊर्ध्वाधर दिशा में, क्षैतिज दिशा में तो अपन ने ये पता कर लिया था कि जो स्थिर हमारा द्रव है और एक समान द्रव है, और इसमें हमने ये जान लिया था कि अगर हम क्षैतिज तल में मौजूद किन्हीं, मतलब क्षैतिज रेखा पर मौजूद किन्हीं दो बिंदुओं के लिए बात करेंगे तो उन दोनों बिंदुओं पर दाब क्या होगा? समान होगा, बराबर होगा। और जब हम ऊर्ध्वाधर में ये बात किए थे तो हमने कहा था कि ऊर्ध्वाधर दिशा में अगर मैं किसी बिंदु, जैसे देखिएगा ये बाहर बिल्कुल उस सतह से जस्ट बाहर का, या यूं मान ले कि जस्ट ठीक सतह वाला एक बिंदु है, और ठीक सतह वाले बिंदु पर बाहर से जो यहां पर वायुमंडल का दाब है उसे हम क्या लिखते हैं बेटा? पी नॉट। तो अगर मैं कह दूं कि यह है बिंदु ए, तो बिंदु ए पर प्रेशर किसके बराबर लिख दिया जाएगा बेटे? पी नॉट। और अगर यहां पर यह बिंदु बी है, यहां से एच गहराई पर, तो हम यहां पर क्या पाए? हमने पाया कि जब मैं गहराई पर मौजूद किसी बिंदु पी पर दाब लिखना चाहता हूं और मैं उस ए पर दाब जानता हूं, तो मैं लिखूंगा कि पी ए, जिस पर मैं दाब जानता हूं। और फिर मैं ए से बी पर जाने के लिए बात करूंगा, क्योंकि मैंने जहां से शुरुआत की वहां का दाब लिख दिया। अब मैं ए से बी पर जाने के लिए गुरुत्व की दिशा में जा रहा हूं या गुरुत्व के विपरीत? तो क्या आ जाएगा? प्लस। और कितना जा रहा हूं? एच, तो रॉ जी एच। सही बात है। अगर मैं यहां पर इसको बिंदु सी कहता हूं तो हम क्या कह चुके हैं कि यहां पर प्रेशर बी पर और प्रेशर सी पर क्या रहेगा? बराबर। अगर मैं यहां इस तरफ कुछ सी बिंदु का दाब लिखना चाहता हूं उस ए की मदद से, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा? सी बिंदु को पी ए प्लस। अब प्लस की माइनस जो भी होगा वो देखा जाएगा, पर आप यहां पर देखो कि आप ए बिंदु से सी बिंदु का दाब लिखना चाहते हैं, तो आपने क्या सीखा कि mg गुरुत्व किस दिशा में है? नीचे। तो जो भी विस्थापन है उसका घटक, विस्थापन का घटक भी कौन सा चाहिए होगा? ऊर्ध्वाधर वाला ही घटक चाहिए होगा। तो ओ से या ए से सी के लिए भी हमारा विस्थापन कितना ही चाहिए? एच ही चाहिए। नीचे आ रहा है तो प्लस ही लगेगा और वापस से यहां पर क्या आ जाएगा? रॉजी एच। हमने यहां पर कहा कि बीच में कहीं पर कोई एक बिंदु है डी, और इस डी से बी का हाइट अगर क्या हो जाए? एच हो जाए, H1 हो जाए। डी से बी का जो गहराई है उसको क्या लिख दिया बेटा मैंने? H1। तो अगर मैं यहां पर पूछता हूं कि बताइए पी डी लिखिए पी ए की मदद से, तो पी डी बराबर पी ए प्लस की माइनस, प्लस की माइनस, पीडी लिख रहे हैं पीए की मदद से, तो ए से चलना पड़ेगा कहां तक? ए से डी जाने के लिए किधर? नीचे की ऊपर? नीचे। तो क्या आ जाएगा? प्लस। और रॉ जी, और कितना चलना है? एच माइनस H1। कोई आपत्ति? ये आना पड़ेगा, ये लिखना आना चाहिए। और अगर यहां पर बात करें कि अगर मुझे यहां पर लिखना है पीबी पीडी की मदद से, तो प्लस के माइनस? अबे सब अकल के अंधे हो गए, तुम सुनते नहीं हो क्या? मेरे को ये समझ नहीं आता। अजीब मुसीबत है यार।
अब एक बेसिक सी लाइन मैंने बोली है, पता नहीं उसको भी नहीं सुनते, अपने अपने ख्याली पुलाव क्यों पकाते रहते हो तुम। क्या कहा गया, हम लिखना क्या चाहते हैं, हम लिखना क्या चाहते हैं, पीबी। कहां से, डी से। तो सबसे पहले क्या लिखा, पीडी। अब डी से कहां जाना है, अब डी से भी नीचे की ऊपर, गुरुत्व की दिशा में कि विपरीत दिशा में, तो प्लस की माइनस। अजीब मुसीबत है, माइनस माइनस चिल्लाए जा रहे हैं सारे लोग। भाई साहब अकल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कुछ नहीं होगा। अब सोचो ना कि अपन अपने हमारे ही कॉन्सेप्ट चले, न्यूटन न्यूटन तो सब बेवकूफ थे। जो बात बताई गई है उसको सोचें समझें, सीधी सीधी बात है। जब आप किसी बिंदु से चलकर द्रव में किधर जा रहे हैं, नीचे, तो दाब बढ़ना चाहिए। अब आपने कहा कि पीडी से लिखना शुरू कर रहा हूं, और लिखना किसके लिए है, बी के लिए। तो बी नीचे की ऊपर है डी से, नीचे तो प्लस। हे ईश्वर इनको सद्बुद्धि देना। देखो, नहीं एक दो गलत हो तो बनती भी है बात, सारे उल्लू की तरह माइनस लगे पड़े सब, माइनस माइनस। इसीलिए कहते हैं बुजुर्गों का सही सोचना जरूरी है। तो तू तो सही बोलता, कम से कम तेरे को फॉलो करते, तो इसीलिए तो नहीं बोला वो, और बड़ी गलती है तेरी। जब नौजवान पीढ़ी गलत राह पर जा रही होती है ना, तो ये काम तुम्हारा बनता है। इधर और देख लो कि जैसे यहां पर अब एक साधारण कंडीशन में आपके सामने बता रहा हूं कि ग्राफ मैंने बनाना चाहा, बाहर यहां इस बिंदु पर दाब कितना है, पी नॉट, 1 atm, है ना। और यहां से जब एच गहराई पर बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, तो किसी बिंदु ए पर जो दाब है वो एच के साथ किस प्रकार से निर्भर करता है, उसका ग्राफ कैसा बनेगा, ये हम देखना चाहते हैं। तो हमने यहां इस अक्ष पर रखा एच, इस अक्ष पर रखा पी ए, और मुझे बताइए जब एच बराबर 0 है तो दाब कितना है, पी नॉट। यानी ये जो भी ग्राफ शुरू होगा वो कहां से शुरू होगा बेटा, पी नॉट से। और प्रेशर और एच के बीच में संबंध कैसा है, सरल रेखीय। सरल रेखीय है कि नहीं है, सरल रेखीय है। तो यहां पर अपने को सीधा, क्योंकि एच की घात एक, पी नॉट पी ए की घात एक, बिल्कुल सरल रेखीय संबंध है, तो सरल रेखा बनेगी वो भी धनात्मक ढाल के साथ, क्योंकि उस एच का गुणांक क्या है, धनात्मक। तो इस प्रकार से एक सरल रेखा हमें यह बताएगी कि जब यहां बिल्कुल सतह पर दाब पी नॉट है, और यहां से सरल रेखीय रूप से एच बढ़ाने पर, यानी गहराई बढ़ाने पर दाब रेखीय रूप से बढ़ता नजर आता है। अगर कहीं किसी सवाल में पी नॉट यानी वायुमंडलीय दाब को नगण्य मानने की सलाह दे दी जाती है, तो ग्राफ कहां से शुरू होगा, यहां, इस प्रकार से। सही बात।
चलिए सवालों पर बढ़ते हैं आगे। ये है कि एक एक किसी कंटेनर में नीचे 5 मीटर की गहराई तक तो अपन ने पानी वाटर भरा हुआ है, और उस वाटर के ऊपर तेल भरा हुआ है अपन ने 4 मीटर की गहराई के लिए, इस प्रकार से। और हमने ये भी बता दिया कि जो तेल है ना, उसका जो घनत्व है वो है 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये भी बात हो गई। हमसे ये भी कह दिया कि पी नॉट को क्या मानना है, नगण्य मानना है। ये भी चीज हमने लिख दी। और इसमें यहां से बिल्कुल निचली सतह पर मौजूद कोई बिंदु ए है, तो आपको बताना है कि पी ए क्या लिखा जाएगा। हाँ बेटा, बोलो। दूसरे में। जैसे हम पहले वाले में बात करेंगे, एक बार मेरी इस पहले वाले सवाल के लिए बात को पूरी सुन लेना बेटा। हमने कहा पी नॉट तो नगण्य है, तो जब मैं यहां से शुरू करूंगा तो यहाँ पर दाब क्या लिखा जाएगा, 0। मैं कहां पर लिखना चाहता हूं, ए पर। तो मैंने कहा पी नॉट जो क्या है, 0 है। अब वहां से किधर आना है, ताकि मैं ओ से कहां पर दाब लिख पाऊं, तो नीचे आने पर। अब चलो ओ से, चलो तो ओ से पहले आपको कितना चलना पड़ा, 4 मीटर, हाँ के ना। किस द्रव में चलना पड़ा, ऑयल में। तो क्या लिखा जाएगा, रॉ ऑयल, जी इंटू एच।
ऐसा करने पर आप यहां पर पहुंचे कि नहीं पहुंचे? पहुंचे। अब यहां से और नीचे चलना है तो क्या लिखेंगे? फिर से प्लस। अब किस में चलना है? रॉ वाटर, G इंटू एच। सिंपल मेथड है, कोई ज्यादा परेशानी की बात नहीं है भाई। जो घनत्व जिस घनत्व में अपने को ट्रेवल करना है और जितनी ऊंचाई h ट्रेवल या जितनी गहराई h ट्रेवल करनी है, उसी के हिसाब से रॉ जी एच लिखना है। तो यहां पर ये सारी बातें हमें पीए निकालने में मदद करेगी। तो ऑयल का घनत्व 800, जी को भी 8000 बनाकर लिख देता हूं गुणा 4, और यहां पानी का 1000, एक और जीरो, गुणा 5। तो ये कितना हो गया बेटा? 50,000, और ये 32,000, और 50,000 32,000 82,000 पास्कल। पास्कल बोलेंगे ना। इस दूसरे वाले में भी ये बात अपने को अब समझ आ ही चुकी होगी कि जब मैं किसी बिंदु से दाबांतर के लिए बात करता हूं तो यहां से यहां तक की जो ऊंचाई है ये एल है, ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा? और हम जानते हैं कि जब दाब नीचे जाने पर, गहराई में जाने पर दाब जो बढ़ता है वो सिर्फ और सिर्फ किस पर निर्भर करता है? ऊर्ध्वाधर विस्थापन पर। क्योंकि गुरुत्वीय बल किस दिशा में लगता है? mg की दिशा में। हम किसी और दिशा में जाएंगे तो फिर या तो हमें घटक वगैरह लेने पड़ेंगे, उससे बढ़िया mg, और mg की दिशा में क्या? विस्थापन। अगर ऐसा लिखना है, पी नॉट यहां है तो पीए बराबर पी नॉट रॉ जो भी घनत्व है, जी जो भी है, और mg की दिशा में जो विस्थापन है वो क्या हो गया? एल साइन थीटा। आई बात समझ? इसमें कहां से शुरू करूं? ऊपर क्या है? पी नॉट से पहले किस में चलना है? रॉ वन में। कितना चलना है? फिर किस में चलना है? h/3। फिर अंत में रॉ थ्री। ऐसा कॉमन वॉमन लेके लिख सकते हो आप चाहे तो। क्या कॉमन आ जाएगा बेटा? जी एच बटे 3 ब्रैकेट रॉ वन प्लस रॉ टू प्लस। सिंपल काम हुआ यहां तक का। एक सवाल में ये जो सीखा है इसको अप्लाई करके दिखाना है। क्वेश्चन लिखेंगे। लिखेगा, एक झील के एक झील की आधी गहराई पर, एक झील की आधी गहराई पर दाब उस झील के पैंदे पर दाब का, उस झील के पैंदे पर दाब का 2/3 गुना है। तो झील की कुल गहराई ज्ञात करो। तो झील की कुल गहराई ज्ञात करो।
आशा भाई फॉर्म में लग रहा है आज। हाँ जी, चलिए हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले वो सवाल तो रह गया यार। हाँ, क्या था कि एक इस प्रकार से हमारे पास झील मान ली गई है। हमने पी नॉट भी लिया है क्या आपने? पी नॉट लिया नहीं लिया है? हाँ ठीक है, परफेक्ट, ठीक है। तो जैसा सवाल में कहा गया है कि एक झील है और मान लिया जाए कि झील की गहराई क्या है, एच, और हमें यही गहराई एच ज्ञात करनी है। यहाँ बाहर वायुमंडल मौजूद है तो यहाँ वायुमंडलीय दाब पी नॉट। और इस पैने पर एक बिंदु मान लेता हूं बी, और मध्य में जहां आधी गहराई बोलिए ना बेटा, वहां बिंदु मान लेता हूं ए। और क्या कहा गया है कि इस आधी गहराई पर जो दाब है वो पैंडे पर या उसके, क्या बोला है पन्ने, क्या बोला है उस पॉइंट को, उसके तल पर, तल बोला क्या बोला है, पैंडे पर दाब का 2/3 गुना है। तो पी ए कैसे लिख, अगर ये कुल एच है तो बेटा ये मात्र क्या हो जाएगा, तो ए पर दाब क्या लिखा जाएगा, पी नॉट। यहां से शुरू करेंगे ना, और फिर कितना जाना है, h/2। तो रो वाटर है ना यहां पर भरा हुआ, तो रो वाटर जी इंटू h/2 बराबर 2/3। पी भी क्या लिखेंगे, पी नॉट प्लस रो वाटर जी एच। इसी को सॉल्व करना है, नहीं है बेटा, 20 मीटर, बिल्कुल। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ गया, 2/3 पी नॉट, और ये क्या आ गया, 2/3 रॉ जी एच। और यहां पर ये पी नॉट प्लस रॉ जी एच बाय 2। इसको इधर ले जाकर घटा देंगे तो कितना बचेगा, 1/3 पी नॉट, नहीं बचेगा। और इसको इधर ले आएंगे तो ये रॉ जी एच और 2/3 माइनस 1/2, है ना। और ये 2/3 माइनस 1/2 एलसीएम ले लिया, 6, 4 माइनस 3, 1/6 बचेगा। तो जब ये 1/6 बचेगा तो हमारा 1/3 पी नॉट बराबर 1/6 रॉ जी एच। उसमें से हमारा काम किस पर रहना चाहिए, ध्यान पूरा एच पर। तो उसके लिए ये यहां पर काट दिया जाए, 2 को इधर गुणा कर देंगे तो 2 पी नॉट/रॉ जी, यही हमारा एच आ गया है। पी नॉट का मान सब जानते हैं, 10⁵5 पास्कल में, है ना। रॉ 10⁵3 और जी 10। तो नीचे कितना हो गया, 10⁵4, 10⁵4 10⁵5 कितनी बार कट जाएगा, 10 बार। 10 × 2 20 मीटर। क्या बोल रहे हैं, आसान था। रुको जरा, क्या देख रहा है फोन में, हाँ? कहां से, गजब अखंड आदमी है तू। तो लिख लेना ना दादा यार, सभी तो लिखेंगे भाई। ऐसे भी क्या मतलब परेशान होता रहता है, जबरदस्ती थकता रहता है। लिखा भाई लोग, चलिए अगली कंडीशन यहां पर क्या है, सुनिएगा और थोड़ा सा समझिएगा क्या हम कहना चाहते हैं। 3 अलग अलग पात्र हमने लिए हैं।
तीनों पात्रों में क्या समानता है ये सुने कि तीनों पात्रों का आधार जो है ना बेटा, आधार बेस, वो पैंदे का क्षेत्रफल क्या है, तीनों का समान। पानी की मात्रा समान नहीं हो सकती, पानी की मात्रा अलग अलग रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि पैंदा अगर सेम है तो एक पात्र पहला वाला ए पात्र कैसा है ऊपर से, तो उसमें पानी ज्यादा, फिर दूसरा वाला बिल्कुल सीधा, और फिर आखिरी वाला ऊपर से सकड़ा। तो पानी की मात्रा के आधार पर देखा जाए तो सबसे ज्यादा पानी, पर ऊंचाई के आधार पर देखा जाए तो तीनों में पानी की ऊंचाई समान, घनत्व समान, पैंदे का क्षेत्रफल समान। और फिर हमसे यहां पर पूछा गया है तो ज्ञात करो कि तीनों पात्रों में पैंदे पर जो दाब आरोपित हो रहा है, ए में, बी में, सी में, उनमें क्या क्रम है, कौन ज्यादा कौन कम रहेगा। उसके बाद द्रव द्वारा पात्र के कहां, मात्र पैंदे पर, द्रव द्वारा कहां कहां, पैंदे पर लगाए गए बल का भी क्रम हमें बताना है। और तीसरा कि पात्र द्वारा, यानी ये पूरा जो पात्र है यहां से यहां तक, सिर्फ पैंदे की बात नहीं हो रही तीसरे वाले में, किसकी बात हो रही है, पूरे पात्र द्वारा द्रव पर लगाया गया बल, या इसको रिवर्स भी पूछा जा सकता है, द्रव द्वारा पूरे पात्र पर लगाया गया बल किसमें ज्यादा है और किसमें कम है, ये बताना है। तो सबसे पहले आप पैंदे पर दाब के रूप में सोचो। दाब जो राशि है किसी गहराई पर किस चीज पर निर्भर करती है वो बताओ आप। तो अगर हम किसी भी द्रव में किसी नीचे किसी बिंदु पर दाब ज्ञात करना चाहते हैं तो उसमें पात्र के आकार प्रकार का कोई प्रभाव नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ निर्भर करता है कि उस द्रव की गहराई कितनी है। और गहराई अगर अपन पैंदे पर आते हैं वहां ऊपर से, तो सब में गहराइयां क्या है बेटा, समान है। इस बात का प्रभाव नहीं पड़ता कि सर इसमें तो ज्यादा वाइड एरिया है तो ज्यादा दाब लगेगा, तो यहां भी दाब ज्यादा होना चाहिए, इसमें सकड़ा एरिया है तो दाब कम लगेगा तो यहां दाब कम होना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं होता। क्योंकि बेटे यहां पर दाब, जब हम भौतिक राशि की बात करते हैं तो दाब क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल, एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया बल। तो क्षेत्रफल ज्यादा हो या कम हो, एकांक क्षेत्रफल पर लग रहा बल, यानी कि दाब प्रत्येक बिंदु पर यहां और यहां, ऊपर यहां भी पी नॉट, यहां भी पी नॉट, यहां भी, आके ना। और पी नॉट से जब हम नीचे चलेंगे तो पी नॉट प्लस रॉ जी एच, पी नॉट प्लस रॉ जी एच, पी नॉट प्लस रॉ जी एच। तो यहां पर पैंदे पर दाबों का क्रम क्या हो जाएगा बेटा, पी ए बराबर पी बी बराबर पी सी। अब दूसरे वाले में बताओ बेटा, बराबर होगा? क्यों बराबर होगा? क्योंकि जब हम कहां बात कर रहे हैं पात्र के, पात्र के पैंदे का क्षेत्रफल तीनों में क्या है, दाब तीनों में क्या है, तो P इंटू ए ही मिलकर क्या बनता है, F। हाँ के ना? तो यहां से एफ ए बराबर एफ बी बराबर एफ सी, वापस से यहां पर हाईलाइट कर ले, ये मात्र पैंदे पर लगाए बल की बात की गई है। आपत्ति किसी को? बेटा एक बार फिर से देख लो, फिर से देख लो यहां पर कि यहां पर जब दाब आरोपित होगा तो कुछ ऐसे आरोपित होगा, ये दाब, और ये दाब जब आरोपित होगा तो इसको इस पैंदे पर मिला हुआ क्षेत्रफल, इसको इस पैंदे पर मिला हुआ क्षेत्रफल, और इसको भी इस पैंदे पर मिला हुआ क्षेत्रफल, हर जगह क्या है, सेम है, दाब सेम, क्षेत्रफल सेम, तो कुल पैंदे पर आरोपित बल भी सेम। अब तीसरे सवाल में यहां पर थोड़ी सी ध्यान पूर्वक बात करनी है कि कहा गया, पूछा गया कि इस संपूर्ण पात्र, अब पैंदे, पात्र की पैंदे वाली सतह नहीं, पात्र की दीवारों सहित संपूर्ण पात्र पर कितना बल लगेगा। अब मुझे बस इतना सा बता दें कि पात्र की दीवारों पर बल लगा कौन रहा है, तो आप कहेंगे द्रव। कौन? द्रव। हम पात्र की एक पर्टिकुलर वॉल की बात ना करके संपूर्ण पात्र पर बात कर रहे हैं, और संपूर्ण पात्र पर बल लगा रहा है उसमें भरा हुआ द्रव।
तो इसका आंसर देने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि जिस पात्र में ज्यादा पानी भरा होगा उस पानी द्वारा उस पात्र की दीवारों पर बल भी ज्यादा लगाया जाएगा, क्योंकि पात्र का काम क्या है? द्रव को रोके रखना। क्या काम है? रोके रखना। और रोके रखने के लिए जितने बल की आवश्यकता है उस द्रव को वो बल कौन प्रदान करेगा? वो पात्र ही प्रदान करेगा। आती की बात समझ में बेटा? अब आप देखते हैं कि यहां पर तीनों पात्रों में अगर आधार का एरिया समान है तो ज्यादा पानी किसमें? फिर उसके बाद इसीलिए पात्र द्वारा द्रव पर या द्रव द्वारा पात्र पर लगाया गया बल एफ ए सबसे, एफ बी उससे, और फिर एफ सी। इसको और मैं आपको समझाने के लिए उपाय बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो आपके मन में काफी बार विचार आते हैं कि नहीं सर, बेस का एरिया तो सेम है, बेस वाले एरिया पर तो सेम ही बल लग रहा है, तो सेम नहीं हो जाना चाहिए। तो कुछ हद तक आप बात मान गए होंगे कि नहीं सेम तो नहीं होगा, क्योंकि दीवारें भी है, दीवारों पर भी तो बल लगेगा। उन दीवारों के बल का प्रभाव कैसा होगा ये समझिएगा। एक छोटा सा उदाहरण लेता हूं बेटा, कि मान लो यहां पर इस निचली सतह पर जो बल लगा वो बल क्या है बेटा? सेम। तो फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ये बल यहां भी 10 न्यूटन, यहां भी 10 न्यूटन, यहां भी 10 न्यूटन। अब मैं सबसे पहले इस पात्र की बात करता हूं। इस पात्र में 3 सतहें अपने को नजर आ रही है, इधर वाली सतह, इधर वाली, और सतह इधर नहीं होती एक्चुअली, सतह तो यूं होती है ना पात्र में, होता है ना हलवाई कुछ कुछ बनाते हैं वैसे वाले पात्र, ऊपर से चौड़े और नीचे पैंदा फ्लैट। उसमें पैंदे पैंदे पर कितना बल हम दिखा पा रहे हैं बेटे? 10 न्यूटन। 10 न्यूटन तो यहां लगेगा ही लगेगा। हम इस पर बहस कर भी नहीं रहे, वो तो सेम है। हमारी बहस चल रही है संपूर्ण पात्र पर। तो हमने देखा कि द्रव जो यहां इस प्रकार से इसमें भरा हुआ है, तो यहां पर इसमें इधर सतह से लंबवत द्रव इस पात्र पर बल लगाएगा कि नहीं लगाएगा? द्रव सतह से लंबवत यहां हर प्रकार से इधर बल लगाएगा, हाँ या ना? अरे बोलो। अब ये जो बल लगा है, क्या इस बल का एक घटक इधर जाएगा, एक घटक, इस बल का एक घटक इधर जाएगा, तो एक घटक नीचे आएगा। ये घटक और ये घटक पात्र पर लग रहे बल को क्या कर देंगे? कैंसल। अरे भाई कैंसल। तो कौन सा घटक जुड़ेगा? ये और। तो इस दीवार पर भी इधर कुछ बल का घटक जुड़ा, मान लेता हूं 2 न्यूटन, इधर वाली दीवार पर भी जुड़ा 2 न्यूटन, तो कुल मिलाकर यहां कितना लगा? 14 न्यूटन। समझ रहे? जब पात्र की दीवारें बिल्कुल क्या है? ऊर्ध्वाधर, तो पानी द्वारा पात्र पर बल किधर लगेगा? इधर और इधर। ये कैंसल, ये कैंसल, लगा किधर? सिर्फ यहां। तो ये क्या ही रहा? मात्र 10 न्यूटन। तीसरे पात्र की बात कर लेते हैं। तीसरे पात्र में बल किधर लगेगा? सतह से द्रव द्वारा ऐसे लगेगा ना बेटा, ऐसे ऊपर की ओर। इसके घटक कैसे होंगे? एक क्षैतिज और एक एक क्षैतिज। क्षैतिज वाला अब ऊपर मान लो इधर लगा 2 न्यूटन, इधर लगा नीचे पैंदे पर 10 न्यूटन। कितना आ गया? पात्र पर कुल 6 न्यूटन। यही बात समझ में? ऐसे सीख लेते हैं अपन। और ये सिर्फ इस बात पर निर्भर कर रहा है कि आप यूं समझिए, अब अंत में कंक्लूजन पर आ जाता हूं। आप यूं समझिए कि अगर यहां 1 किलो पानी है तो निश्चित तौर पर उसमें पानी 1 किलो से, और इसमें 1 किलो से, बस। तो 1 किलो पानी कितना बल लगा रहा है? तो उसमें 10 न्यूटन से, क्योंकि पानी यहां और यहां है कि नहीं है बेटा, तो यहां 2 न्यूटन 2 न्यूटन लगभग 14 न्यूटन। एक आंकड़ा लिया है अपन ने, ऐसा कुछ नहीं है कि 2 न्यूटन ही लग रहा होगा, समझाने के पर्पज से। तो इधर पानी की मात्रा ज्यादा होने के कारण एक्स्ट्रा बल लगा, कितना? 4 न्यूटन एक्स्ट्रा लगा। यहां पानी की मात्रा कम होने के कारण 4 न्यूटन कम लगा। संपूर्ण दीवारों पर पैंदे पर प्रत्येक स्थिति में बल लगाया हुआ समान है। तो इसीलिए हम यहां पर कहते हैं कि पात्र द्वारा
द्रव पर या द्रव द्वारा पात्र पर जो लगाया गया कुल बल है उसको निकालने का बेस्ट तरीका यहां से क्या है, mg, कि उस संपूर्ण पात्र में जितना भी पानी भरा हुआ है वही संपूर्ण पानी वही संपूर्ण पानी का भार किस पर लगेगा, पात्र पर लगेगा। इसीलिए मैंने एक सवाल लिया है, देखो। और इस सवाल में हमने कहा कि इस प्रकार का पात्र है और पानी कितना भरा है, 1 kg का mg कितना होगा, 10 न्यूटन। तो पात्र द्वारा द्रव पर, जो हमने कहा ना, पात्र द्वारा द्रव पर या दूसरा द्रव द्वारा लगाया गया कुल बल कितना हो जाएगा, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हाँ के ना। फिर इसमें पूछा कि द्रव द्वारा पैंदे पर लगाया गया बल कितना होगा, बोलो। पैंदे पर कुल भार 10 न्यूटन लग रहा है, कुल भार कितना लग रहा है सारी दीवारों पर मिला मिलू के, सिर्फ पैंदे पैंदे पर पूछू तो 10 से ज्यादा लगेगा कि 10 से कम लगेगा, ओ लो ओ लो ओ लो, कम लगेगा। क्यों लगेगा बेटा, क्योंकि जब 10 न्यूटन तो वो बल है जिसमें ये भी जुड़ा, ये भी जुड़ा, जुड़ा कि नहीं जुड़ा, और ये भी जुड़ा। 10 न्यूटन संपूर्ण पात्र पर द्रव द्वारा लगाया गया बल है। इन दोनों दीवारों पर घटक किधर आया था, नीचे। ये और ये मिलकर कुल कितना हो रहा है, 10। हमने क्या पूछा, सिर्फ ये वाला, तो ये वाला मात्र 10 से कम ही आएगा। भाई लोग छापे फिर, तो इसमें आप लिख लेंगे <<10 न्यूटन। अरे कोई डाउट रह गया हो तो पूछ ले भाई, मैं समझा दूंगा जापानी में भी। हाँ, कोई डाउट नहीं है तेरे को, वेरी ब्रिलियंट। हाँ भाई, लिखा। चलिए एक और बढ़िया सी चीज यहां पर अपन सीखते हैं। चलो आगे। बात यह है कि किसी सतह पर आरोपित बल की जब हम बात करते हैं, है ना, तो एक छोटा सा हेडिंग लिख लो ताकि अपने को पता रहे आगे क्या सीख रहे हैं। बलों पर आधारित प्रश्न, बलों पर आधारित प्रश्न, बलों पर आधारित प्रश्न।
और जैसे इसमें पूछा गया कि क्षैतिज सतह पर बल और एक ऊर्ध्वाधर सतह पर बल। तो क्षैतिज सतह पर जैसे हम जब बल की बात करते हैं तो हमने क्या सीखा है कि जब एक स्थिर पात्र में क्षैतिज सतह पर हम बल की बात करेंगे तो बल बराबर F बराबर P गुणा A होता है ना बेटा। और यहां पर क्षैतिज सतह पर इस द्रव द्वारा लगाया गया दाब प्रत्येक बिंदु पर क्या पाया जाएगा, समान, हाँ के ना, हाँ ना बेटा। सतह क्षैतिज है, द्रव रुका हुआ है, तो एक रेखा में प्रत्येक बिंदु पर दाब की मात्रा क्या होती है, समान। इसीलिए संपूर्ण सतह पर दाब समान, इस सतह का क्षेत्रफल A, तो संपूर्ण सतह पर लगा हुआ कुल बल F बराबर PA। तो मान लो इस पात्र में जो द्रव की गहराई है वो कितनी है बेटे, H। तो आप यहां से P को क्या लिख देंगे, रॉजी H लिख सकते हैं ऐसा। या आपको लगता है कि नहीं नहीं सर रॉजी H मत लिखो, तो मैं लिख देता हूं P0 प्लस रॉजी H। सही बात है। गुणा किससे करना है, जो भी उस क्षैतिज सतह माना उसको पैंदा, उस पैंदे का जो भी क्षेत्रफल है उससे गुणा कर देंगे। परंतु जब ऊर्ध्वाधर सतह पर बात होती है तो ऊर्ध्वाधर सतह पर क्या हो जाता है मेरे भाई कि यहां पर ऊर्ध्वाधर सतह पर गहराई में जाने पर यहां दाब अलग है, यहां दाब अलग है, यहां दाब अलग है, यहां दाब अलग है, नीचे जाने पर दाब का मान क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो जब यहां पर इस बल की गणना करने के लिए दाब को क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल ए है, इस ए से गुणा किया जाएगा तो दाब कौन सा लिया जाएगा, ये या ये कौन सा, तो वहां पर कहा जाता है एवरेज दाब लिया जाएगा। और एवरेज दाब कैसे निकलेगा बेटा कि यहां से पी एवरेज निकालने के लिए ऊपर ही ऊपर वाले बिंदु पर दाब P1, नीचे ही नीचे वाले बिंदु पर दाब P2 बटे 2। मतलब मतलब कि यहां पर पी एवरेज लिखना है तो ऊपर ही ऊपर वाला बिंदु अगर मान लो वो वायुमंडल के संपर्क में है तो वहां दाब, और वहां से एच गहराई, ये जो गहराई है इसको मैं बता देता हूं एच, तो एच गहराई पर जो दाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, P0 प्लस बटे गुणा ए। ऐसा कर सकते हैं तो ये 2P0 ऐसा हो जाएगा। चाहो तो आप यहां पर 2P0 बटे 2P0 प्लस रॉजी एच बाय 2 गुणा, कर सकते हैं ऐसा। ए से गुणा कर दिया मैंने, ठीक है। अब अगर सवाल कह देता है, मान लो कभी कह देता है कि P0 ना करनी है तो P0 हटाकर सिर्फ रॉजी एच बाई 2 गुणा ए कर लेना, ये तो साधारण बात है, कर सकते हैं ऐसा। आप लिखें, मैं सवाल यहां पर लिखता हूं।
और ये दिख तो रहा है ना, जो मैंने ये पर्पल वर्पल कलर से लिख दिया, मेरे को नहीं दिख रहा इसलिए पूछ रहा हूँ। इधर से कुछ नहीं नजर आ रहा। अब नहीं दिख रहा। देखो बेटा, अभी तो लिख ही रहे हो, लिखो जल्दी सॉल्व करो। हाँ, अच्छा। अपना ईएलपी 10 तक का डिस्कशन हुआ था क्या यार? तो कहाँ तक का हुआ है? 9? 8 मत बोलना, मुक्का मार के मुंह फोड़ दूंगा मैं। 9 बोलो, 9 तक हो गया, यूं बोलो। चले, देखो, सबसे पहले हमने उस फर्स्ट क्वेश्चन में, मतलब उस क्वेश्चन के दो पार्ट है, उनमें पहले पार्ट में कहां बल पूछा है बेटा? पेंदे पर। पेंदा मतलब क्षैतिज सतह, क्षैतिज सतह पर आरोपित दाब उस द्रव द्वारा क्या रहेगा? समान। और कितना रहेगा? ρgh, मैंने क्या कहा? पी नॉट नगण्य। तो मैं सबसे पहले इस पेंदे पर जो बल लग रहा है उसमें दाब निकालना चाहूंगा, और दाब यहां से हो जाएगा ρgh। तो ρ जी और h कितना हो गया पेंदे तक? 2a। क्योंकि पूरा अपन ने ये घनाभाकार पात्र को भरा हुआ है। और इसका आधार का क्षेत्रफल एरिया कितना हो गया बेटा? तो आप देख रहे हैं आधार का a इंटू ए, आधार की लंबाई चौड़ाई a और a है तो a स्क्वायर। तो यहां से दाब बराबर 2 ρg, अब एक दीवार जिसको अपन ने पिंक कलर से बनाया है और पर्पल है, और यहां पर अपने को बोला है कि इस पर बल कितना लगेगा। तो अगर ऊर्ध्वाधर दीवार है तो वहां दाब नहीं, औसत दाब हमें कैलकुलेट करना है। तो ऊपर ही ऊपर दाब कितना लिखूंगा? क्यों 0? प्लस नीचे नीचे रोजी, रोजी बाय, तो कितना हो गया? और इस जो अपन पर्पल कलर वाली दीवार है उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 2a गुणा ए, नहीं, 2a स्क्वायर। तो एफ बराबर पी एवरेज गुणा ए, कितना हो जाएगा? 2 ρ g a क्यू। सही है। देखें सवाल आगे कर लेंगे। ऐसे और भी कोई पात्र वगैरह है तो अपन, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए।
चलिए सुनिएगा, सवाल क्या है। यहां एक बेलनाकार आकार का पात्र है और उस बेलनाकार आकार के पात्र में उसके पैने का व्यास हमें डी दे दिया और हमने यहां से जानना चाहा कि किस ऊंचाई तक, ध्यान से सुनना, किस ऊंचाई तक इसमें पानी भरा जाए जिससे कि क्या हो कि पैने पर जितना बल लग रहा है, यहां इस पैने मात्र पर जितना बल लग रहा है और इन दीवारों पर संपूर्ण मिलाकर जितना बल लग रहा है, दीवारों का बल और पैंदे पर लग रहा बल क्या हो, समान। तो सवाल लिखेंगे, यदि द्रव द्वारा पैंदे पर लगाया गया बल वह ऊर्ध्वाधर वक्रीय सतह पर लगाया गया बल, वह ऊर्ध्वाधर वक्रीय सतह पर लगाया गया बल समान हो तो ज्ञात कीजिए इसके लिए, तो ज्ञात कीजिए इसके लिए कितनी ऊंचाई h तक पात्र भरना होगा, कितनी ऊंचाई h तक पात्र भरना होगा। बेटा समझे कि नहीं समझे सवाल, कि हम किन दो बलों को बराबर करना चाहते हैं। एक अपनी बॉटल है, बॉटल बॉटल के पैंदे पर लगाया गया बल और इस वक्रीय सतह यानी इस वाली सतह पर लगाया गया बल क्या होना चाहिए, बराबर। एच निकालना है फिर अपने को, सोचें। ये बॉटल्स क्या हमारे लिए क्या, अरे नया फैसिलिटी नहीं है भाई, उधर अंदर का पानी, पानी तो खैर बाहर भी गंदा ही होता होगा, तो सब जगह हम इसीलिए पानी नहीं पीते, वो तो दिख गए इसलिए पी लेते हैं। तुम्हारी उम्र में आएंगे तो पी लेंगे। भाई कुछ दिन अपना पानी लेके आया करो, एक बॉटल खरीद लो, जहां से भी साफ मिले वो लेके आओ। अभी एक आध दिन व्यवस्था थोड़ी सी है ही सी, पानी की वजह से ज्यादा दिक्कत आती है। आदमी 2-3 घंटे तो रह लेता है, उससे ज्यादा नहीं रह सकता। तुम्हें तो कितनी देर रहना पड़ता है, 6 घंटे, 7 तो नहीं, फिर क्या झाड़ू निकाल के देता है क्या, 6 घंटे से काफी है। अबे तू आने जाने में 5 मिनट तो नहीं लगते तेरे को पंडित, क्या की व्यवस्था। यहाँ वो डलवा देते गद्दे आते ना टेंट हाउस वाले, यहीं सो जाना यहीं उठ लेना। सॉल्व करो। होगा, अभी तो कुछ नहीं किया होगा। पेंदे पर तो बल निकाल लो भाई लोग यार, पेंदे पर बल तुरंत क्या लिख देंगे, पेंदा मतलब बेस, और बेस पर बल हम अगर लिखते हैं एफ बी से, एफ बी, तो बल क्या हो जाएगा, दाब दाब गुणा क्षेत्रफल, और दाब किस पर निर्भर करतेगा करेगा, एच पर। तो रॉ जी एच, और क्षेत्रफल को क्या लिखा जाएगा कि बेटा व्यास कितना है, तो त्रिज्या डी बाय 2,
तो क्या हो जाएगा, पाई डी स्क्वायर बटे 4। एक तो ये आ गया आधार पर, बेस पर। एक इसको हम लिखेंगे फोर्स ऑन वर्टिकल वॉल। वर्टिकल वॉल मतलब एफ वी। और वर्टिकल वॉल ऊर्ध्वाधर दीवारों पर दाब नहीं, औसत दाब लिखा जाता है। पी नॉट नगण्य माना है तो औसत दाब क्या हो गया बेटा, रॉ जी एच बाय 2 इंटू क्षेत्रफल। वक्रीय सतह का क्षेत्रफल, बेलन की वक्रीय सतह का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, मेरा बताएगा, और कोई नहीं बोलेगा। हाँ। बेलन की वक्रीय सतह का क्षेत्रफल, कक्षा 7। 7 में नहीं बेटा, नहीं पढ़ा। 8, कक्षा 8 वहां भी आता है। कक्षा 10। भाई तुमने 6 साल पहले पढ़ा है भाई। कितने साल पहले पढ़ा हुआ है तूने, 20 22? फिर भी याद है कि नहीं तेरे को, बता। वक्रीय वक्रीय सतह का क्षेत्रफल बता दे, सारी बातें छोड़ो, मजाक की बात नहीं, वक्रीय सतह का क्षेत्रफल बता दे। कितना हो जाएगा बेटा, 2 पाई आर इंटू एच। तो 2 पाई आर की जगह क्या लिखना है बेटे, d/2 इंटू एच। ऐसा क्या यार, 2 से 2 काट देंगे। ये कितना आ जाएगा बेटा, ये 2 से 2 कट गया ना, तो ये आ जाएगा पाई रॉ जी डी एच स्क्वायर बटे 2। शायद सही लिखा है, देख लो। और यहां पर ये हो जाएगा पाई रॉ जी एच, यहाँ कुछ तो गड़बड़ हुई है, एच स्क्वायर आएगा ना, लिखा तो था, मिट गया पता नहीं। और ये दोनों क्या करने हैं, बराबर। और इन दोनों को बराबर करके हमें एच निकालना है। तो यहां से जैसे ही वो एच निकालेंगे, आप बराबर कर लेना, बहुत सारी चीजें कट जाएंगी। एच का मान आ जाएगा d/2। यार तुम्हारे चक्कर में मैं भी मोहनलाल के मजे ले लेता हूँ यार, वो गुस्सा हो जाएगा किस दिन। उस दिन की तरह पता लगे जाए तो फिर आए ही नहीं वापस। यार वो सही था, पर 2 दिन तक तो रूडी सर भंवरलाल ही समझते रहे। फिर एक दिन वो मेरे से कह रहे थे कि यार वो भंवरलाल बड़ा अच्छा बच्चा है। मैंने कहा, ये कौन आ गया। ओके। ये इस प्रकार का थोड़ा अतरंगी सा पात्र है। और इसमें ये कहा है, अच्छा पहले पूछा क्या है वो मैं लिख देता हूँ। फर्स्ट,
हाँ, तो इस पात्र में ऐसा है कि ये बिल्कुल एक नीचे चौड़ाई में है, फिर ऊपर ऐसे जाकर एक ऊंचाई में है। इसकी जो लंबाइयां चौड़ाइयां है वो मैंने पूरा लिखा है। ये ऊपर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ये वाला इसका क्षेत्रफल है, ये वाला। और पी नॉट नगण्य मानकर अब अपने को पहले तो पैंदे पर कुल कितना बल लगेगा वो बताना है। बेटा आएगा पैंदे पर बल, बिल्कुल नहीं। पैंदे पर बल के लिए क्या निकालना है? पैंदे का क्षेत्रफल और जो दाब कुल है, और कुल दाब किस पर निर्भर करेगा? कुल ऊंचाई पर। तो द्रव स्तंभ की कुल ऊंचाई क्या यहां से यहां तक है कि नहीं है बेटा? तो यहां पर हमारा दाब पी नॉट जो कि क्या मानना है? तो यहां से यहां तक द्रव स्तंभ कुल कितनी ऊंचाई का हो गया? 99 प्लस 1, 100। तो हम यहां पर दाब जब लिखेंगे इस बिंदु पर, तो दाब बराबर रॉ जी एच। रॉ मैं इकाई जो है वो एम के एस वाली ले लेता हूं, है ना, किलोग्राम मीटर वाली। तो उसमें रॉ का मान कितना होता है? 1000 kg पर मीटर क्यूब वाला। जी का मान 10 वाला। और 100 सेंटीमीटर को मीटर में 1 मीटर। ये तो क्या आ गया अपना बेटे? दाब, है ना, दाब 10 की घात 4। मुझे और क्या चाहिए? इस पैंदे का क्षेत्रफल। और ये क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? इस सेंटीमीटर स्क्वायर को भी एम के एस यानी मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए क्या किया जाता है कि सेंटीमीटर जो होता है ना बेटा, वो 10 की घात -2 मीटर होता है। और उसका क्या करना है? स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा? 100। और सेंटीमीटर को मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए 10 की घात -2 का स्क्वायर यानी 10 की घात -4, और गुणा 100 यानी 10 की घात -2। तो क्षेत्रफल क्षेत्रफल कितना आ गया बेटा? 10 की घात -2। तो यहां से कुल बल बराबर एफ इंटू ए लिखेंगे, और सॉरी 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 पी इंटू ए लिखेंगे। और पी यहां पर 10 की घात 4 और ए यहां पर 10 की घात 2। तो बचेगा कितना? 100। और एम के एस में न्यूटन आ जाए। ये निकालो दूसरा वाला कि द्रव द्वारा पात्र पर लगाया गया कुल बल कितना है। और मैं आपको समझा चुका हूं कि किसी द्रव द्वारा किसी पात्र पर लगाया गया कुल बल किस कॉन्सेप्ट से निकाला जाएगा? mg। हाँ बेटा। तो यहां पर ये हो जाएगा कि द्रव द्वारा पात्र पर लगाया कुल बल कैसे निकलेगा, वो हम यहां पर देख सकते हैं।
चलिए बढ़ाएं बात आगे। यहाँ द्रव द्वारा पात्र पर लगाया गया कुल बल, और इसके लिए हमने यहाँ पर सीखा भी था कि बेहतर हो जाएगा काम अगर अपन ये बात ध्यान रख लें कि किसी द्रव द्वारा लगाया गया कुल बल उस संपूर्ण द्रव के भार के बराबर होगा, क्योंकि संपूर्ण द्रव जो यहाँ भरा हुआ है यही पात्र पर बल आरोपित कर रहा है। तो द्रव को रुके रहने के लिए कितना बल चाहिए, क्योंकि द्रव पर mg उसे किधर खींचना चाहता है, नीचे। तो द्रव को ऊपर की ओर mg बल मिल जाए, बस द्रव खुश है ना। तो यही काम यहाँ पर अपने को समझ आता है कि अगर मैं यहाँ पर कुल बल की बात करना चाहता हूं तो द्रव पर mg बल लगा दे कौन, पात्र, और पात्र मतलब द्रव को और कोई चाहिए नहीं चाहिए। अब कुल कितना भार यहाँ पर है इसमें और इसमें, तो इसके लिए पहले तो अपन द्रव का संपूर्ण आयतन निकाल लेते हैं। तो द्रव दो हिस्सों में बटा हुआ, एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो सबसे पहले इसका आयतन कितना हो जाएगा बेटा, तो पैंदे का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, यही होता है ना। पैंदे का क्षेत्रफल, कोई भी ज्यामिति है तो उसके पैंदे का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पैंदे का क्षेत्रफल कितना है 100, ऊंचाई कितनी है 1। फिर ऊपर वाले में पैंदे का क्षेत्रफल ये कितना है बेटा 1, और ऊंचाई कितनी है 99। तो कुल कितना आ गया बेटा 199 सेंटीमीटर क्यूब। हमें इसे एमकेएस या स्टैंडर्ड यूनिट में चेंज करना है, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 की घात -2 और उसका क्यूब 10 की घात -6। तो 199 गुणा 10 की घात -6 मीटर क्यूब, ये आयतन आ गया। और हम जानते हैं कि m निकालने के लिए क्या करेंगे, है ना। तो द्रव्यमान बराबर रॉ इंटू वी, और रॉ पानी का जो भी है 1000। तो यहां पर ये आ जाएगा 1000 से गुणा होके 199 गुणा 10 की घात -6 गुणा 10 की घात 3, तो हो जाएगा 199 गुणा 10 की घात -3। और मुझे क्या करना है, जी से गुणा करना है, तो ये जी से भी गुणा कर दो साथ के साथ, 10 10, तो आ जाएगा 1.99 न्यूटन। एक बार मॉड्यूल देना यार। चलो बात करते हैं। तो देखिएगा वायुमंडलीय मतलब दाब कैसे अपन यहाँ पर बात करते हैं। जैसा मैंने कहा कि वायुमंडलीय दाब जिसको एक एटमोस्फियरिक वैल्यू के बराबर दे दिया गया, उसी एक एटमोस्फियरिक वैल्यू 1 एटीएम को एक बार भी कहा गया, एक टॉर भी कहा गया, उसी को 760 mm ऑफ एच जी, 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, कई प्रकार से उसे बातें की गई। क्यों, कैसे ये सारी चीजें होती है। तो बेटा इसका एक्सपेरिमेंट करने के लिए टॉरिसली ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस उपकरण का नाम रखा गया बैरोमीटर। बैरोमीटर कुछ भी नहीं है, एक सिंपल ट्यूब होती है बेटा, ट्यूब। पेन है, ये दे दे कोई सा, ये नहीं जो आगे से खुलता है वो दे दे।
तो इस प्रकार से एक ट्यूब नुमा आकृति अपने पास हो गई है। और अब इस ट्यूब को क्या करना है, जैसे ये पात्र है, इस पात्र में अभी इस ट्यूब के अंदर क्या है, हवा। और हवा है तो हवा का दाब होता है, यानी अभी जो यहां दबाव है वही इसके अंदर प्रत्येक बिंदु पे दबाव है। क्यों? क्योंकि इसका ये मुंह खुला हुआ है। तो हवा किसी का इंतजार नहीं करती, जहां जगह मिली वहां वो अपनी हिसाब से पहुंच जाएगी और उतना ही दाब होगा जितना यहां है, यहां है, यहां है और इसके अंदर है। ठीक है? अरे हाँ भाई, अभी मैंने बंद कर लिया। अभी इसके अंदर दाब बताओ। उतना ही है, 1 ATM, क्योंकि पहले से वहां हवा मौजूद है, जीरो नहीं, पहले से वहां हवा मौजूद है। ठीक है बात? अब क्या होता है कि हम इस ट्यूब को ऐसे करके इसमें डुबोते हैं। डुबो दिया तो अब बताइए यहां पर अंदर हवा है कि नहीं है? क्योंकि पहले से भरी हुई है और हमने उसको निकलने का मौका नहीं दिया। मजे की बात देखना, ऐसा करूं हल्का सा, पता क्या निकलेगा यहां से? डुबुक, ऐसे। तो हमने क्या किया, पूरा इसको अंदर ऐसे डुबो दिया और इसमें से हवा पूरी निकल जाने दी, है ना, सारे बुलबुले निकल गए। अभी इसके अंदर क्या है? पानी। ठीक है बात? अरे शांत रहे भाई, ये देसी कट्टे ऐसी बातें मत किया कर। पानी। अब हमने इसको यूं निकालना शुरू किया और मजे की बात क्या होती है कि जब अपन इसको यूं निकालेंगे तो यहां पर अपने को ये ट्यूब इस प्रकार से जाती नजर आएगी और इस ट्यूब को बाहर निकालते जाइए, निकालते जाइए, निकालते जाइए, तो आपको यहां पर इतनी ऊंचाई तक, ये है मरकरी बेटा, पानी नहीं है ना? तो यहां पर इतनी ऊंचाई तक ये मरकरी आपको भरती नजर आएगी। और जब इसके बाद अगर हमने इसको और अधिक ऊपर निकाला तो फिर मरकरी का लेवल नहीं बढ़ेगा, मरकरी इतनी ऊंचाई तक ही बढ़ेगी। तो समझ में आ गया कि मरकरी अब इससे ज्यादा ऊंचाई पर नहीं बढ़ रही है, बिल्कुल अपन ने इसको सीधा खड़ा किया हुआ है। और इस ऊंचाई को जब नापा गया तो ये ऊंचाई, जब यहां पात्र में क्या लिया गया, मरकरी, तो ये ऊंचाई जो आई है ये आई है 760 mm। अब बताओ, अब मुझे नापना क्या है, यहां पर मौजूद वायुमंडलीय दाब। और मैंने क्या सीखा है बेटा? मैंने सीखा है कि एक समान तल पर दाब समान होता है, हाँ के ना? तो अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा इस ट्यूब को मोटा बड़ा बना देते हैं। यार इस तरीके से ले लेते हैं। ठीक है? और यहां पर ये जितना द्रव चढ़ा है, जितना मरकरी अंदर भरा, उसका ऊंचाई h नाप लिया। यहां पर Hg पारा मरकरी भरा हुआ है, ऊंचाई h नापी, ये ऊंचाई h की वैल्यू आई 760 mm। हमने कहा हम जानना चाहते हैं कि यहाँ वायुमंडलीय दाब P नॉट कितना है। हमने यहां पर जान रखा, इस बिंदु को A नाम दे देता हूं, इस बिंदु को यहां B नाम दे देता हूं। और यहां पर कौन है? हवा मत बोल देना, मुक्का मार दूंगा। जब सारा ये डुबोता तो आपने कहा था डुबुक डुबुक करके सारे बुलबुले निकल चुके हैं। कुछ भी नहीं है, ऐसा किया ना, फिर अपन ने पूरी हवा निकालने के बाद इसको जब बाहर निकाला तो यहां ऊपर कौन है? निर्वात। निर्वात में कोई वायु या किसी भी पदार्थ का कोई कण मौजूद, तो यहां पर प्रेशर क्या होगा? जीरो। और जब जीरो प्रेशर से मुझे कितनी नीचे आना है? एच। तो यहां बिंदु ए का प्रेशर कैसे लिखा जाएगा? जीरो प्लस रॉ। रॉ किसका बेटा? मरकरी का। तो मरकरी का मैं एच जी से लिख देता हूं, रॉ ऑफ एच जी इंटू जी एच। ये किसका प्रेशर है? एक। और आपने क्या भी सीख रखा है कि किसी द्रव में समान तल पर प्रेशर समान होता है, तो यहां प्रेशर पीए और यहां प्रेशर पी नॉट, यानी ये पी नॉट ही पीए है। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं? पी नॉट बराबर पीए। तो पी नॉट बराबर रॉ मरकरी जी इंटू एच। इसीलिए इस वायुमंडलीय दाब के लिए हमने ये एच कितना पाया इस प्रयोग से, इसीलिए कहा जाता है 760 mm। किसका? मरकरी का। किस दाब के बराबर होता है? रॉ, मतलब वायुमंडलीय दाब पी नॉट के बराबर होता है। ठीक है बात? ये आ जाती बात। धन्यवाद। ले भाई तेरी मैन यार, होमवर्क।
ईएलपी मिलने तो तब आएगा सेटिंग ढंग से यार। कल छुट्टी है ना, बताओ, क्योंकि अब देखो भाई बहुत जल्दी मतलब ये टेस्टों की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। नहीं भी शुरू होगी तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा जैसे घर पे आपको कुछ असाइनमेंट टाइप से कुछ ना कुछ तो मिलना शुरू हो जाएगा। तो अपन उन असाइनमेंट्स में ऐसा नहीं कि बैठे रहे यहाँ से ले गए घर पे पटक दिए पोए जलेबी खा गए उस पे, है ना। तो प्रैक्टिस अपने हिसाब से पहले तैयारी करके रखो। तो मेरे हिसाब से सही कहा है जापानी लोगों ने कि अपन सर्कुलर जो मैंने बोला था कि 2-3 ईएलपी तक कर रहा है वो पूरा सिमेट लेना, पूरा प्रॉपर उसका रिवीजन कर लेना, है ना। तो आज के इस छुट्टी का यही रहेगा। अगले अपन जो 2 दिन बाद फिर संडे आएगा तो उसमें रोटेशन का कुछ बात करेंगे, है ना। तो सब लोग ईमानदारी से सर्कुलर का जो भी कंप्लीट काम है वो करें। जिसको जो भी डाउट आते हैं समय लेकर टाइम डाउट पे लेकर वो शाम को मिले और डाउट कवर करें। हाँ बेटा, अभी एक एक कर लो ना, वो आपको एक्स्ट्रा करना है तो आप अपनी मर्जी से कर लो। डाउट्स के लिए आप मिलके आराम से पूछ लेना, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, है ना। ठीक है, थैंक यू।